ठीक है, अब शुरू करें। जैसा कि मैंने वादा किया था अगला लेक्चर होगा तो मैं डेफिनेटली सरफेस टेंशन फिर से रिकॉल करूंगा, ठीक है ना। इस बार आपको लिखना नहीं है, इस बार आपको समझना है और आपको सोना भी नहीं है क्लास में, जैसा कि आप लोग हर बार करते हो, ठीक है ना। तो इस बार नो सोना धोना और नो रोना धोना, ठीक है ना, नो सोना मोना, ठीक है ना। सो इस बार ओनली और ओनली ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो, सरफेस टेंशन ना बहुत इजी टॉपिक है, बेसिकली इसको समझने की बात है। और अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया तो इससे रिलेटेड चाहे जेई के क्वेश्चन हो, जेई एडवांस के क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सॉल्व कर जाओगे, ठीक है ना। हम लोग शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है ना। चलो देखो, सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये एक फ्लूइड की सरफेस प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और दूसरा होता है सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। बल्क प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में जैसे कि फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, ठीक है ना, उसका प्रेशर हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बाउंसी फोर्स, ये सब जो एक्ट करता है, ये फ्लूइड की बल्क प्रॉपर्टी के अंदर आता है। पूरा समझ में आ गया? या फिर हम लोग इसको फ्लूइड की बल्क प्रॉपर्टी कहते हैं सिंपली, ठीक है ना। और ये जो सरफेस टेंशन है, ये फ्लूइड के सरफेस का सबसे ऊपरी हिस्से की प्रॉपर्टी है। सो ये बल्क प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। इसका पूरा रिएक्शन हम लोग कभी भी इसको बल्क प्रॉपर्टी कंसीडर करके कभी नहीं करते। इसका सिंपल सा फिनोमिना है कि ये फ्लूइड के सबसे ऊपरी लेयर की प्रॉपर्टी है और जिसके कारण इसके अंदर जो भी काम धाम होते हैं सारा का सारा सरफेस पे होता है, फ्लूइड के डेप्थ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इसको अपन अभी डिटेल्स में एक्सपेरिमेंटल के साथ समझेंगे। अच्छा, ये जो सरफेस टेंशन होता है, इसका भी कोई ना कोई कॉज होता होगा। सो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स और रिपल्सिव मॉलिक्यूलर फोर्स। सो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है बेसिकली वो अट्रैक्टिव जो है मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण होता है। किसके कारण? अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारे पास कौन सा, कोहेसिव होता है कि नहीं होता है, और दूसरा होता है एडहेसिव। क्या होता है? एडहेसिव, ठीक है ना। एडहेसिव, बहुत सही। एडहेसिव और कोहेसिव दो तरीके के फोर्स होते हैं। कोहेसिव फोर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि वो फोर्स जो सेम सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता हो, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता हो, वो क्या कहलाता है? कोहेसिव। और एडहेसिव का मतलब जो डिफरेंट सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। एग्जांपल एडहेसिव का देखो, मैं मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मार्कर और व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स के कारण ये हम इजीली लिख पा रहा हूं। समझ में आ रहा मेरी बातें? इंक जो इसके ऊपर चिपक जा रही है, तो ये मार्कर के इंक के बीच के मॉलिक्यूल्स का फोर्स और इस व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स है। अब वाटर ले लेता हूं या फिर इंक के अंदर इंक के मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, इंक को मैं ऐसे गिराऊंगा तो इंक क्या करेगा? कुछ समय के लिए ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में बन जाएगा या फिर एक गोला बन जाएगा, तो वो इंक के अंदर या लिक्विड के अंदर जो लगेगा वो आपके पास कौन सा फोर्स हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। ये दो एग्जांपल हो गए कोहेसिव फोर्स का। अच्छा, जो सरफेस टेंशन ना मेजर जो इफेक्ट होता है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। मतलब कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर कोहेसिव फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे पूरा का पूरा फैक्टर कोहेसिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो सरफेस टेंशन है, बेसिकली ये तो सबसे पहला हमने सपोज कर लिया कि ये तो एक प्रॉपर्टी है भाई, ये तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। कहां की प्रॉपर्टीज है? सरफेस की प्रॉपर्टीज है। कहां की प्रॉपर्टीज है? सरफेस की प्रॉपर्टी है। और ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी। अब करता क्या है जरा ध्यान देना, सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी लिक्विड अपने आप को एकदम सिकुड़ के एकदम ऐसे रखना चाहता है, मतलब एकदम कम से कम मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो चारों तरफ से खींचेगा। अब ये रहा हमारे पास, ये सपोज करना, ये हमारे पास क्या था? एक ऐसा जो है, सपोज कर लो वाटर का ड्रॉप है, कोई लिक्विड का ड्रॉप है, ऐसा रेंडमली। और ये जब मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे, ये अंदर की तरफ ऐसे क्या
सिकुड़ना शुरू होगा, अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ना शुरू होगा। सिकुड़ना शुरू होगा ना, तो ये एक स्फीयर के फॉर्म में मिनिमम से मिनिमम एरिया एक्वायर करने के लिए एक स्फीयर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। और अब स्फीयर के फॉर्म में बनेगा तो इसके चारों तरफ से जो लगने वाला फोर्स है वो सब का सब फोर्स एक दूसरे से इंटर जो कनेक्टेड होगा वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएगा और अपने आप को इतना सिकुड़ेगा कि फिर इसका जो शेप बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल शेप बन जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अपना सरफेस एरिया क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। और जब सरफेस एरिया कम करेगा और ये बिल्कुल सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन क्रिएट होगा, ऐसे एकदम ऐसे होगा तो ऊपर वाले सरफेस पे टेंशन क्रिएट होगा। उसी टेंशन, वो जो टेंशन लग रहा है बेसिकली, वो जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग यहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि वो फोर्स जो है इस टेंजेंट इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, वही कहलाता है सरफेस टेंशन बेसिकली। अब इसको एक चीज और समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कि ग्लास में ऐसे लिक्विड ले लिया हमने, इधर हमने एक लिक्विड ले लिया और लिक्विड का ये पोर्शन मैंने यहां दिखा दिया कि ये लिक्विड है, और मैंने यहां पे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दी, कुछ ऐसे इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में रियल नहीं है। अब इस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में काम करेगा, दोनों तरफ काम कर रहा है ना, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। और इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना, जो फोर्स लगता है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। इस लाइन पे ये ऐसे खींचेगा और ये लाइन क्या हो जाएगा, एकदम टेंशन में आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन के बराबर होता है। किसी बुक में टेंशन को हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट किया है बुक में, कोई बात नहीं, आप अगर एस लेना चाहते हैं तो एस ले सकते हैं सरफेस टेंशन को, और टी लेना चाहते हैं तो टी ले सकते हैं। मैं टी लेना प्रीफर करूंगा क्योंकि सरफेस टेंशन तो टेंशन से समझ में आता है कि हाँ टेंशन है, टी है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब इसकी यूनिट्स के बारे में जरा ध्यान दे देते हैं। तो इसका यूनिट्स क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। और ये यूनिट्स बन गया इसका न्यूटन पर मीटर, इसका डायमेंशन बन जाएगा mt-2, ये हो गया डायमेंशन इसका। सो हमने यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, और इसको समझ लिया कि ये जो है किसी फ्लूइड के सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला एक फोर्स है, और वो फोर्स कहलाता है सरफेस टेंशन। क्लियर हुआ इतना? अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। इसका अगर डीप में समझो तो हम क्या करने वाले हैं कि एक इस तरीके से छननी ले लो। छननी समझते हो? छननी, ऐसे छानने वाला, ठीक है ना। फर्क इतना है कि यहां पे इसके अंदर कुछ है नहीं, मतलब इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, खाली रिंग है, और इसको मैंने ऐसे उठा के शॉप बबल के अंदर ऐसे डाल दिया। शॉप बबल के अंदर, शॉप तुम लोग बोलते हो ना, तो शॉप बबल के अंदर ऐसे डाल दिया। शॉप बबल के अंदर जैसे ही मैंने उसको डिप किया और खूब आराम से लिटिल बिट, अब तेजी से नहीं उठाना ना, नहीं तो क्या होगा कि जो शॉप बबल की फिल्म बनेगी वो फूट जाएगी, फिर हम वहां पे सरफेस टेंशन का एग्जांपल नहीं देख पाएंगे। सो उसको फूटना नहीं चाहिए, ऐसे डुबा दिया और डुबा के आराम से उठा रहा हूं। और अब एक हल्का सा धागा उठा के इनके बीच में कुछ ऐसे से रख देता हूं। अभी देखो ये पूरा का पूरा इधर ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा शॉप बबल की एक फिल्म बनी हुई है, ये ऐसे फिल्म बनी है पूरा ना। मैंने क्या किया, यहां से और ऐसे पिन लिया, और पिन लेके ये जो इसके बीच का ये जो शॉप बबल की फिल्म है इसको पंक्चर कर दिया। और जैसे इसको पंक्चर किया, बस यही बेचारा ऐसा बन गया। ये तुरंत अपने आप को, ये जो इधर से फोर्स इधर की तरफ क्या होने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि सरफेस टेंशन क्या करता है, अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। ये बेचारा भी अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, और ये कुछ इधर की तरफ ऐसे एकदम तन जाएगा, और ये जो था ये ऐसे स्फीयर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हमारे पास केवल ये एरिया बना ना, सिर्फ ये एरिया बचा, किसकी, सो फिल्म की, सिर्फ ये एरिया बनी, और ये एरिया तो कम हो गई। तो ये क्या किया, अपने एरिया को एकदम मिनिमाइज करने की कोशिश किया, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल फॉर्म बन जाएगा। देखो स्फीयर बन गया। सो ये बेसिकली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है कि कैसे एक्ट करता है। काम खत्म।
समझ में आ गया मेरी बातें? सो ये सरफेस टेंशन का एक बेसिक्स है। अब इसको और देखते हैं हम लोग कि जो सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थियरी है वो क्या बोलती है। तो सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थियरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो मॉलिक्यूलर थियरी के बारे में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर थियरी को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक सा मॉलिक्यूल्स के बीच का कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझते हैं। देखना समझना इधर। सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है ना। ये एक लिक्विड है जिसको मैंने एक कंटेनर में, एक बाल्टी में, एक टब में, एक लोटे में भर रखा है, ठीक है ना। अब देखना कि सपोज करो कि यहां पे एक मॉलिक्यूल्स है, यहां पे एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है, और उस मॉलिक्यूल्स के बगल में एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल्स है। और अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डी है। ये डिस्टेंस समथिंग मान लिया कि डी डिस्टेंस है, और ये डी डिस्टेंस में इनके बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स। अच्छा, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होगा, इस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हो जाएगा? एडहेसिव फोर्स। सो अल्टीमेटली मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, ये भी बेचारा लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव। अब मैं यहां पे जादू देखना, अब इस दूरी को, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, ऐसे बढ़ा रहा हूं, फोर्स अभी भी लग रहा, बढ़ा रहा हूं, फोर्स अभी भी लग रहा, बढ़ा रहा हूं, फोर्स अभी भी लग रहा, बढ़ा रहा हूं, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा नीचे हूं। एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले गया, उसके बाद बढ़ाऊंगा तो फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऐसा डिस्टेंस पे लेके गया, समझ में आ रहा है? एक ऐसे पॉइंट पे लेके गया जहां पे अगर मैं लेके जाता हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाता हूं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? वहां पे ये हो जाएगा कि उसके बीच का जो फोर्स है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। सो अब ध्यान देना, इनके बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस, इनके बीच का, ये मार्कर कहीं नहीं चल रहा है, इनके बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बीच का? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस, जिन पर या जिस डिस्टेंस पर उनके बीच में लगने वाला कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्स जो है कंसिडरेबल हो, या फिर जिसका कैलकुलेशन किया जा सके, जो नेग्लिजिबल ना हो, जो अप्रिशिएबल हो, वो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या हो गया? मॉलिक्यूलर रेंज क्या बना? दो मॉलिक्यूल्स का बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिनके बीच में फोर्स लग रहा हो। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा, ये और इससे ज्यादा बढ़ा है तो फोर्स खत्म, ठीक है ना। तो यही होना चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर रेंज। डन। अब मॉलिक्यूलर रेंज, अब ध्यान से सुनना, अब फिर से मॉलिक्यूलर रेंज क्लियर हुआ। अब फिर से मैंने एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया, यहां पे फिर से एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया, और उस मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ जो मॉलिक्यूलर रेंज है, और ये जो मॉलिक्यूलर रेंज होता है ये किस ऑर्डर में होता है? ये होता है नैनोमीटर के ऑर्डर में। तो ऑलमोस्ट इसका जो रेंज होता है 10⁻⁹ मीटर के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि 10⁻⁹ ही होता है, इसका ये एक रेंज होता है, ऑर्डर होता है। क्लियर हुआ? तो हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर, तो रेंज हमने पता कर लिया कि भाई रेंज की स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है भाई। हम लोगों ने पता किया कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स गायब, खत्म। लेकिन हमें तो फोर्स चाहिए भाई, कोहेसिव फोर्स तभी तो कंसीडर कर पाऊंगा। सो उनके बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फोर्स इफेक्टिव है, वो रेंज कहलाएगा मॉलिक्यूलर रेंज। अभी मैंने क्या किया, उसी रेंज को, वो जो मॉलिक्यूलर रेंज था, उसी मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानते हुए मैंने यहां पे एक स्फीयर बना दिया। जरा ध्यान से समझना, यहां पे ये जो रेंज है, ये कौन सा रेंज है? मॉलिक्यूलर रेंज है।
और उसी मॉलिक्यूलर रेंज को क्या माना मैंने, रेडियस, और उसके चारों तरफ मैंने एक स्फेयर बना दिया। अब इस स्फेयर का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। और अब इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलेंगे, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर हुआ मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा ना, अगर फील ना हो तो बता देना। सबसे पहली बात तो हमने एक जो है कि दो मॉलिक्यूल्स को लिया, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको ऐसे था, फिर उसको दूर करना शुरू किया, अभी भी फोर्स लग रहा, अभी भी लग रहा, अभी भी लग रहा, अभी भी लग रहा, अब नहीं लग रहा है, फिर लिया, हाँ अब लग रहा है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। और इस मैक्सिमम डिस्टेंस पे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब वो क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर रेंज कहलाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। ठीक है ना, और उसी मैक्सिमम रेंज को रेडियस मानते हुए मैंने एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया। तो जो स्फेयर का रेडियस है वो किसके बराबर हो गया, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हो गया। और उस स्फेयर को अपन क्या कहेंगे, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे। क्लियर हुई मेरी बातें। मैंने क्या कंसीडर किया, अब फिर से देख लेते हैं। मैंने कंसीडर किया एक बड़ा सा बार टब जिसमें नहाते हैं लोग, अमीर लोग नहाते हैं, हम लोग नहीं। ठीक है ना, तो क्या हुआ, एक बड़ा सा बार टब लिया और इसमें मैंने ढेर सारा वाटर लिक्विड को ऐसे भर दिया। ठीक है ना, ये ऐसे मैंने ढेर सारा वाटर को भर दिया। और अब मैंने इसमें 4 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए, 4 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स को मैंने यहां कंसीडर किया इस पॉइंट पे, एक मॉलिक्यूल्स को मैंने, अच्छा यहां पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की सबसे पहले, तो ये आपके पास P एंड S है, PS हो गया। और यहां पे एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, ये वाली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और ये इमेजिनरी लाइन आपके पास है R, और ये हमारे पास Q, RQ, और यहां पे PS हमारे पास 2। अच्छा, ये जो P से R के बीच में, इस लाइन से इस लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। मॉलिक्यूलर रेंज कितना है, नैनोमीटर के ऑर्डर में, इतना तो पता चल गया। और ये जो P से R के बीच का डिस्टेंस है, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सही बना दूं, नहीं तो ये नाक की तरह इधर उधर है, ये, हाँ ये सही है। अब ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। अब मैंने इसी लिक्विड, इसी कंटेनर के अंदर में 4 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया, और ये चारों मॉलिक्यूल्स आपको बताएंगे कि सरफेस टेंशन लगता क्यों है और सरफेस पे ही क्यों लगता है, ये आपको समझा देंगे। पहला मॉलिक्यूल्स मैंने यहां लिया ये पॉइंट पे, और इस मॉलिक्यूल्स में आप ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने चारों तरफ जो है सेम मॉलिक्यूल से गिरा हुआ है, चारों तरफ सेम मॉलिक्यूल से गिरा कि नहीं गिरा, सेम मॉलिक्यूल से। तो ये बेचारा सेम मॉलिक्यूल से इसको इधर अट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर अट्रैक्ट करेंगे, इधर इसको इधर, इसको इधर, और फिर एक सरफेस बनाऊंगा। चारों तरफ से अट्रैक्टेड है, सेम फोर्स से चारों तरफ, ये खींच रहा इधर, ये खींच रहा इधर, ये खींच रहा इधर, इस तरीके से बन गया। रिजल्टेंट फोर्स कितना बन गया, 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना बन गया, 0। तो अब ये बेचारा रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 बन गया, तो ये तो इस वाटर लिक्विड के अंदर फ्री है ना, कहीं घूम सकता है। नेट फोर्स 0 है ना, तो वो तो कहीं घूम सकता है, वो तो आवारा हो गया, गली का कुत्ता हो गया, जो कुत्ते उत्ते घूमते रहते हैं, कहीं घूम सकता है। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, बेसिकली ये कौन सा डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर रेंज वाला। और ये जो स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, ये स्फीयर क्या बन गया, फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर हुआ मेरी बातें। अब मैंने दूसरा सरफेस, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल्स उठाया, और उस दूसरे मॉलिक्यूल्स को मैंने यहां रखा, ये पॉइंट ए था। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, बी पॉइंट। फिर अभी मैंने आपसे तो बोला था कि ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है ना। अब देखो जरा, ये मॉलिक्यूल्स भी चारों तरफ जो है कि फोर्स से अट्रैक्टेड होगा, इधर इसके पड़ोसी खींचेंगे, इधर इसके पड़ोसी खींचेंगे, इधर इसके पड़ोसी खींचेंगे, और फिर यहां पे फिर से स्फीयर बन जाएगा। देखो जरा, फिर से स्फीयर बन गया, फिर से स्फीयर बना, तो इसके ऊपर भी नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या बन गया, इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये जो मॉलिक्यूल्स है बी,
इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या बन गया? 0। क्या ये सभी डायरेक्शन में फ्री घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। फ्री घूमेगा? हाँ बिल्कुल घूमेगा। मतलब ये आवारा हो सकता है, ये आवारा हो सकता है। अगला का क्या है? अगला वाला को मैंने थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगले वाले को मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट पे लिया, यहां पे ये है सी पॉइंट, या सी पॉइंट नहीं, सी मॉलिक्यूल्स है। पहला मॉलिक्यूल्स ए लिया, दूसरा मॉलिक्यूल्स बी लिया, तीसरा मॉलिक्यूल्स यहां पे सी लिया। और अब मैं मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रेडियस लेके इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। यहां पे देखना, तो ये देखो यहां पे जब इसको ड्रॉ करूंगा तो कुछ ये बनेगा। ये देखो यहां पे देखना, जरा समझना, स्टोरी यही क्रिएट हो रही है ना। यहां पे देखो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये वाटर से तो फ्री है, उसके अंदर वाटर है ही नहीं। और इधर की तरफ ये बेचारा मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इधर के तरफ मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इधर के तरफ मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इधर को ऐसी फोर्स लग रहा है, इधर को ऐसी फोर्स लग रहा है, इधर को ऐसी फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर कोहेसिव फोर्स लग तो रहा है लेकिन कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है इस हाफ के कंपैरिजन में। अगर मैं यहां से हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो जो फोर्स लगता है वो आपके पास कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इधर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो उधर का फोर्स ज्यादा लगेगा। डायरेक्शन क्या बनेगा? डाउनवर्ड। क्या बनेगा? डाउन में। और इधर की तरफ जो है कि कम मॉलिक्यूल्स है तो इधर पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो बेचारा किधर होगा? अपवर्ड में। क्या बनेगा? अपवर्ड में। लेकिन डाउनवर्ड वाला तो ज्यादा है और अपवर्ड वाला कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें इस मॉलिक्यूल्स पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा था? 0। इस मॉलिक्यूल्स पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा था? 0। लेकिन इस मॉलिक्यूल्स पे रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। उसका डायरेक्शन भी हो गया किधर की तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। समझ में आ गया? अब मैं लास्ट वाला ले रहा हूं और उस लास्ट वाले मॉलिक्यूल्स को यहां ले लेता हूं डी पॉइंट, एकदम सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब देखना, ये आपका एमआर है, मॉलिक्यूलर रेंज। इधर एमआर मॉलिक्यूलर रेंज, इधर एमआर मॉलिक्यूलर रेंज, इधर एमआर मॉलिक्यूलर रेंज। और अब मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया ये कुछ ऐसा स्फीयर, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दिया। अब जरा देखना, इतना ये जो बेचारा हाफ फ्लूइड है, जो ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड है, इसके अंदर ये डाउनवर्ड में तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, तो इधर जो अट्रैक्शन फोर्स इसका बनेगा, कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्स, वो किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड में। और इधर तो कोई फ्लूइड नहीं है, नो मॉलिक्यूल्स, नो मॉलिक्यूल्स, नो मॉलिक्यूल्स। तो ऊपर की तरफ तो कोई कोहेसिव फोर्स नहीं लग रहा। कोहेसिव फोर्स कहां लग रहा है? यहां पे नीचे की तरफ, क्योंकि इसको सब नीचे खींचेंगे। डी मॉलिक्यूल्स को सारे मॉलिक्यूल्स किधर खींचेंगे? नीचे की तरफ खींचेंगे। यहां पे तो भाई चारों तरफ खींच रहे थे ना, इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, तो नेट फोर्स 0 लग रहा था। यहां पे भी इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, उधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, नेट फोर्स 0 लग गया। यहां पे इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था, इधर खींचा, लेकिन इधर थोड़ा कम मॉलिक्यूल्स थे इसीलिए उधर कम खींचा, इधर ज्यादा खींचा इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग गया। अब यहां पे तो ऊपर आधा तो फोर्स है या नहीं है, मॉलिक्यूल्स है या नहीं है? मॉलिक्यूल्स नहीं है तो फोर्स क्या बन गया? 0। टोटल फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इमेजिनेशन करो, यहां पे मॉलिक्यूल्स होगा, उसका भी फोर्स डाउनवर्ड में, यहां पे मॉलिक्यूल से फोर्स डाउनवर्ड में, यहां मॉलिक्यूल से फोर्स डाउनवर्ड में, यहां मॉलिक्यूल्स होगा फोर्स डाउनवर्ड में, यहां पे भी मॉलिक्यूल्स होगा फोर्स डाउनवर्ड में, यहां पे भी मॉलिक्यूल्स होगा फोर्स डाउनवर्ड में, यहां भी फोर्स डाउनवर्ड में। तो इसके ऊपर वाले लेयर पे, सब पूरे लेयर पे फोर्स किधर लगेगा? और वो जो सरफेस होगा वो तन जाएगी, एकदम स्ट्रेच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझा कि नहीं समझा? यहां पे भी फोर्स नीचे, इधर भी फोर्स, इधर 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 इधर, हर जगह किधर लगेगा? नीचे की तरफ। कहां पे? सरफेस पे, एकदम बिल्कुल कहां पे? सरफेस पे।
अब सारा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नीचे लग रहा है तरीके से, तो जो सरफेस है वो तन जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी लाइक अ मेम्ब्रेन, लाइक अ प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक को एकदम तान दे एकदम तना हो जाएगा, तो उस तरीके से तन जाएगा। वही तो सरफेस टेंशन है, वही क्या है, सरफेस टेंशन। अब समझ में आ रहा है कि देखो इसके अंदर, लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या यहां लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या यहां लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या सरफेस पे लग रहा है, हाँ लग रहा है। हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स सारा सरफेस के मॉलिक्यूल्स का डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगता है, और हर पॉइंट पे, हर सरफेस पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगता है, इसीलिए सरफेस टेंशन के ऊपर, सॉरी सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया ये पूरा, ठीक है ना। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था हमारे पास, सबसे था कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर रेंज, मैक्सिमम रेंज, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स जो है वो एप्रिशिएबल हो या कैलकुलेटिव हो या फिर मैक्सिमम हो, या फिर वो बोल सकता हूं कि अगर उस डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स था विनिस्ट, खत्म, ठीक है ना। और अब इसी मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के अगर मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया तो वो स्फीयर कहलाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लेके मैंने 1 2 3 4 ये 4 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया। अभी अगर आगे मैं फिर से लेके चलूं, अगर आगे फिर से लेके चलूं तो अब मैं समझ लेता हूं कि भैया जो मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस टेंशन जो मैंने अभी बताया था, वो मैंने क्या बोला था कि अगर ये एक लिक्विड की ड्रॉप है और इसके बीच में एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, और इस लाइन के इधर कोई खींच रहा है एक मॉलिक्यूल्स को, इधर खींच रहा है दूसरे मॉलिक्यूल्स को, इधर खींच रहा है तीसरे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे तो ऐसे पूरे लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब को इधर 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 अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो बीच की जो इमेजिनरी लाइन होगी वो बेचारी खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी, तो वही तो आपके पास सरफेस टेंशन है, काम खत्म। तो मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं, ये फॉर्मूला ज्यादातर किसी काम का नहीं। एक्चुअल में जो यूज होता है वो कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है F इक्वल टू T इंटू L, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये इस्तेमाल होगा। ये तो अपन इससे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे न्यूमेरिकल अप्रोच करने में, लेकिन इसमें हम कंफ्यूजन में नहीं आने वाले, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलो इसका एक न्यूमेरिकल लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये वेस्ट बंगाल जेई 2008 का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल जेई 2008 का प्रॉब्लम है। चलो, a beaker of radius 15 सेंटीमीटर, कहीं नोट कर लो, जहां से है वो हम बाद में स्टार्ट करवा देंगे, डोंट वरी ना। a beaker of radius 15 centimeter is filled with a liquid of surface tension, with a liquid of surface tension, with a liquid of surface tension 0.075 Newton per meter, 0.075 Newton per meter. Force across the imaginary diameter, force across the imaginary diameter on the surface of the liquid is, on the surface of liquid is, on the surface of liquid is। हो गया क्या, जरा देखें तो हम लोग, हमने क्या किया, एक इधर पे क्या है, हमने क्या किया, एक इधर पे एक व्हीकल ले लिया, ये देखो ये हो गया बीकर, और इस बीकर में, इस बीकर के अंदर मैंने क्या रख रखा है, लिक्विड रख रखा है, और इस लिक्विड का अब मैं क्या यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ये बेचारा डायामीटर, समझ में आ रहा है डायामीटर इसका है। चलो मैं इसको ना थोड़ा 2x जूम करके बना देता हूं, तो बेचारा ऐसे बन जाएगा, दिखेगा कि नहीं, ऊपर से अगर ऐसे देखूंगा तो गोल सा दिखेगा, ये दिख गया। तो
जैसा गोल होगा ये बीकर वैसा ही गोल तो पानी का भी डायमीटर दिखेगा ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया डिच्यू, और यही इमेजिनरी लाइन देखो डायमीटर के बराबर है कि नहीं, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 इंटू आर, डायमीटर के बराबर होगी, डायमीटर क्या हो गया 2 इंटू आर, तो एल की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू आर, रेडियस कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं 2 इंटू 15 अपॉन में 100, ये 2 स्टाइलिश बन गया है, ये बना कि नहीं बना, ये हमारे पास हो गया किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू हो गया कि नहीं। अरे ये जो है 15 सेंटीमीटर था तो 100 से डिवाइड कर दिया, इजी करने के लिए, बाद में कैलकुलेशन इजी हो सके। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना, फोर्स, मैंने अभी तो बोला था कि यही फॉर्मूला ज्यादातर काम आएगा, तो F इक्वल टू क्या बन गया, F इक्वल टू हो गया T इंटू एल, और सरफेस टेंशन की वैल्यू कितना है, हाँ 0.075, और इंटू हमारे पास कितना हो गया 2 इंटू 15 अपॉन में कितना हो गया 100, इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, काम खत्म। समझ गया क्या, छाप लो। ए सोने का नहीं, जादू मार दूंगा। हाँ ये सो रही थी, ये ऐसे ऐसे थी। क्या होता है ना, जब बातें अच्छी होती है ना कुछ, तो आदमी सुनते सुनते ना खो जाता है, और जब आदमी खो जाता है तो धीरे धीरे सोने लगता है, इसलिए दिमाग को, मैं क्या कहता हूं मेरे साथ रिपीट किया करो, जब मैं बोलूं ना तो फटाक दे उधर से जवाब दिया करो, अगर जवाब तुमसे मिलेगा तो मजा आएगा, क्योंकि तुम जब जगे रहोगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं, हाँ ये सब मिटा देता हूं अब। ए बहुत हंस रहे हो तुम दोनों, क्या हुआ, नाश्ते में कपिल शर्मा खा के आए क्या हैं? देखो इधर ध्यान से सुनो ना, क्या है एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने क्या क्या एप्लीकेशन बता रखा था। एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन ध्यान देते हैं, एग्जांपल क्या है सरफेस टेंशन का, एग्जांपल हमारे पास सरफेस टेंशन का, मैंने एक जो है कि ये लिया लोटा, लोटा समझते हो, हाँ जिसमें पानी घर पे पीने के लिए होता है ना, एक गोल सा ऐसे करके, हाँ लोटा, उसमें ये है, और उसके अंदर मैंने भर लिया पानी, ये देखो क्या भर लिया, पानी इन द सेंस वाटर, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर एक जो है ब्रश, इस बार मैं ब्रश नहीं कहने वाला, ठीक है, तो ये होगा ब्रश, और इस ब्रश को मैंने ऐसे 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 ऐसे, देखो 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 देखो, जब मैंने वाटर के अंदर डाला तो ब्रश ऐसे ही फैल जाता है ना, अपन ब्रश को जब पानी के अंदर डालते हैं तो ऐसे ही फैल जाता है कि नहीं फैल जाता, फैल जाता है, फैल जाता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगते हैं, एकदम रेस्ट हो जाता है, फैल गया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसको खींचना शुरू किया, मैं इसको जैसे बाहर निकालूंगा ये बेचारा इधर पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, समझ में आ रहा मेरी बातें, ये ऐसे आपस में चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था, सिकुड़ जा सिकुड़ जा, एक तरीके गया काम से, देखो मिनिमम एरिया, यहां पे मैक्सिमम एरिया, यहां पे मिनिमम एरिया, यहां पे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या कर रहा अपने आप को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा, सिकुड़न प्रॉपर्टी वाला, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हमने क्या किया यहां पे कि लोहा एकदम गर्म किया, बैठिए इतना लेट, हमने क्या किया, लोहा आयरन, आयरन को गर्म किया, एकदम गला दिया, मॉल्टन मेटल, मॉल्टन मेटल का मतलब होता हुआ मॉल्ट मटेरियल, समझ में आ रहा ना, तो मॉल्टन मेटल को मैंने क्या किया, लिक्विड के अंदर ऐसे
ड्रॉप किया। अब दूसरा एग्जांपल देखो जरा, यहां पे इसके अंदर क्या भर रखा मैंने, लिक्विड। इसके अंदर लिक्विड में क्या है, वाटर। और मैंने यहां पे मैंने इसके अंदर जो है कि मेल्ट करके कोई मटेरियल, जैसे कि सोना चांदी ले लो या लोहा ले लो, लकड़ी मत लेना क्योंकि लकड़ी मेल्ट नहीं होती ना। तो यहां पे मैंने ऐसा मटेरियल ले लिया और इसको मैंने यहां से नीचे की तरफ ऐसे गिराया। देखो समझना ना, ऐसे नीचे की तरफ गिराया। जैसे ही वाटर के सरफेस में आएगा और इसकी ये जो इसकी स्ट्रीम है, ये जो अटैच होगा ना, ऐसे एक से अटैच होके गिरेगा ना, एकदम चिपका चिपका, लेकिन जैसे यहां से टूटेगा ये सेक्शन, ऐसे हटेगा, बस ये तुरंत स्फीयर बन जाएगा। फिर ये स्फीयर बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा, ऐसे स्फीयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉल्टन मेटल है, मतलब जो गला हुआ पिघला हुआ मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा वाटर के कंपैरिजन में। मतलब वाटर और मॉल्टन मेटल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगा और मॉल्टन मेटल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, सिकुड़ के एकदम कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा, गोला, मतलब स्फीयर, बॉल, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। मिनिमम एरिया। ये एग्जांपल हो गया किसका, सरफेस टेंशन का। एग्जांपल हो गया किसका, सरफेस टेंशन का। आसमान से बूंद गिरती है, बारिश होता है, और जैसे बारिश आसमान में फ्री ऐसे गिरती है, सरफेस टेंशन के कारण वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है और वो फिर आते आते एकदम स्फीयर बन जाती है और वो कैसा हो जाता है, फिर स्फेरिकल बन जाता है। तो देख लो हमने क्या क्या देख लिया, ये मच्छर भिन्न 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 करते हुए पानी के ऊपर तैरता रहता है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण घर पे एक्सपेरिमेंट कभी किया है, नहीं किया, तो आज ही मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तुम लोग एक जो है ग्लास में पानी लो और वो जो स्टेपलर की पिन होती है ना, एक पिन निकालो और खूब आराम से पानी के ऊपर रख दो, तो तैरती रहेगी। एक नीडल लो, उस नीडल को उसके ऊपर खूब आराम से रखो, तेजी से नहीं फेंकना है, आराम से उसके ऊपर रखना है और रखोगे तो वो तैरती हुई निकले। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण। समझ में आ गया ना। सो अब हमारा जो अगला टॉपिक बन रहा है, फ्लोटिंग ऑफ नीडल ऑन द लिक्विड। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला वाला, फ्लोटिंग ऑफ और नीडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लिक्विड। मैंने क्या कर रखा है कि एक नीडल को लिया, ऐसे एक नीडल को लिया और इसको मैंने वाटर के ऊपर रख दिया, तो ये बेचारा वाटर के ऊपर ऐसे तैर रहा है। ये क्या कर रहा, फ्लोट कर रहा है, डूबा नहीं है, ध्यान रखना, ये डूबा बिल्कुल नहीं है। ये वाटर के अंदर क्या कर रहा है, वाटर के अंदर नहीं, वाटर के सरफेस के ऊपर, वाटर के अंदर नहीं, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है ना। तो दरअसल ध्यान देना कि मैं इसको बताना कैसे चाहता हूं। जब इसको अपन रखेंगे तो देखो इस नीडल की कुछ थिकनेस होगी, कुछ तो मोटाई होगी इसकी, होगी कि नहीं, होगी ना, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये वाटर लेवल यहां से आएगा और ये बेचारा ऐसे करके इधर की तरफ ऐसे चला जाएगा। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेता हूं। ये मैंने आगे से देख रहा हूं, यहां से ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो ये गोला दिखेगा, गोला दिखेगा नहीं दिखेगा। मैंने इस गोले को ऐसे बना दिया, परफेक्ट गोला बन गया आज तो। ठीक है ना, ये गोला बना दिया, परफेक्ट ना। अब क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये वाटर का जो लेवल होगा ये ऐसे आएगा, इसका कुछ वजन, भाई सुई का कुछ तो वजन होगा, नीडल का कुछ तो वेट होगा, उस वेट के कारण जो है ये इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे डिस्प्लेस करेगा, दबाएगा, अंदर की तरफ वाटर का जो प्रोफाइल है कुछ ऐसे दब जाएगा और फिर उसके बाद जो है कि लाइक ऐसे चला जाएगा। चला गया क्या, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको अब यहां पे इसके वेट के कारण नीचे की तरफ देखो W लग रहा। और अब देखना यहां पे इस एरिया पे ये मिनिमम हो रहा है ना, तो इस एरिया पे ऐसे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में
ऐसे क्या लगेगा, ये फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स। ये फोर्स किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण है ये फोर्स, सरफेस। भाई ये दोनों ऐसे करके रोक रखे और ये निडल तब जाके उसके सरफेस के ऊपर आराम से तैर रही है, फ्लोट कर रही है आराम से रेस्ट कंडीशन में सरफेस पे ना। अगर ये दोनों फोर्स इसको नहीं रोक पाते तो ये डूब जाता, ठीक है ना। अब ध्यान देना इधर जरा। तो अब मैंने क्या करने वाला हूं कि भाई ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। तो ये फोर्स को मैं जब वर्टिकल रिजॉल्व करूंगा तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया जरा ध्यान देना, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल निकाल लिया, थीटा। थीटा क्या है यहां पे, थीटा क्या है, कोई बताएगा क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ले लिया, कहां से लिया, ये टेंजेंट लाइन से जस्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और फिर वो जो टेंजेंट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो हमारे पास एंगल बना है वो एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, इस फोर्स को वर्टिकल रिजॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ साइन का थीटा। और इस फोर्स को भी वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ साइन का थीटा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब देखो जरा, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा दोनों को जोड़ दूंगा, आपस में दोनों पड़ोसी मिलके क्या हो गए, 2f साइन थीटा। और यही दोनों पड़ोसी मिलके तो इस अकेले को संभाल रहे हैं, सही की गलत, सही ना। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, 2f साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, w। अच्छा जरा एक बात बताइए, तो फोर्स इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, T इंटू एल, ये लिखा था क्या, यही लिखा था ना। लेकिन देखना समझना जरा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं इस्तेमाल करना, अभी इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फील करके समझते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये हम जो देख रहे हैं तो आगे का है, तो यहां पे केवल इस इधर और इधर, मतलब इधर इधर वाला फोर्स है केवल एक सेक्शन पे। अब ऐसे यही फोर्स ऐसे आगे की तरफ पूरा मिडल पे होगा, मतलब यही फोर्स इधर होगा, यही होगा, इधर 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 पूरे पे होगा, इधर 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 सब पे होगा, पूरा निडल का लेंथ पे लगेगा ना। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ यहां पे देखा, फिर आगे चलेंगे तो फिर लगेगा, फिर आगे चलेंगे फिर लगेगा, फिर लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो यहां से लेके यहां तक सब लगेगा फोर्स, पूरा फोर्स लगेगा। तो अब ध्यान देना जरा इधर, ये पूरा का पूरा जो फोर्स लगेगा उस फोर्स में हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, डीएल डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल 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 और डीएल मिलके ही तो पूरा निडल बन रही है। छोटा 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 लेंथ है ही, इसका एक पीस काटा, दो पीस काटा, तीन पीस काटा, चार पीस काटा, पांच पीस काटा, सारे पीस को जोड़ूंगा तो मिलके एक निडल बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। एक पीस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास कितना, एफ है, तो सारे पीस पे लगाऊंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स की वैल्यू एफ इक्वल टू बन जाएगा टी इंटू क्या चेंज हो रहा है, डीएल। ये तो सिर्फ एक लेंथ पे हो गया बाबा, हम यहां पे सिर्फ इतना सा ये वाला, अच्छा चलो ठीक है थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, इतना सा सिर्फ ये वाले लेंथ पे डीएल पे हम सरफेस टेंशन देख रहे हैं, सिर्फ इस लेंथ पे। समझ में आ रहा है क्या, मैंने बड़ा किया है। अब ऐसा लेंथ इधर भी होगा, ऐसा लेंथ भी इधर भी होगा, तो सारे पूरे के पूरे निडल के लिए क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा कि नहीं। अभी समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, देखो फिर से बता रहा हूं, ये जो हमने सरफेस टेंशन रिजॉल्व किया है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक डीएल स्मॉल लेंथ पे किया कि नहीं किया। अरे हम बहुत माइक्रोस्कोपिक, यूं समझ लो कि तुम बन जाओ घून, घून समझते हो, नहीं समझते, ठीक है। गेहूं के अंदर या जो है अन्न जो खाने वाला होता है उसके अंदर वो जिंदा रहते हैं, घूमते रहते हैं छोटे छोटे कीड़े, ठीक है ना, वैसा होता। तो क्या होगा कि तुम वो बन के देखो, एकदम ऑब्जर्व करो, मजा आ जाएगा। ये जो फोर्स लग रहा है वो एक छोटा सा लेंथ पे लग रहा है, कैसे, जैसे ये मार्कर देखा, मार्कर का इतना सेक्शन पे अभी हमने देखा है तो ये फोर्स लग रहा है, फिर आगे वाला उतना सेक्शन, फिर आगे वाला, तो डीएल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो और हर सेक्शन पे फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास टोटल फोर्स बन जाएगा इंटीग्रेशन टी इंटू डीएल। अब फिर से जरा ध्यान देना, टी इंटू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, डीएल, सबको जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, एल, डीएल 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 जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एल। तो अल्टीमेटली एफ इक्वल टू क्या बन गया, टीएल। चाहता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन समझाना जरूरी है कि कितना लेंथ तक हम कंसीडर कर रहे हैं। समझ आ रहा है मेरी बातें, हो सकता है भाई आपके प्रॉब्लम में आधा लेंथ दे दे और आप पूरा लेंथ लेके बैठे पड़े हो, समझ में आ रहा ना। तो अब यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दूं क्या,
तो 2 इंटू टी एल, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ए डब्ल्यू कौन है रे? डब्ल्यू देखा है, मूवी देखा ना? हाँ बिल्कुल भाई। तो ये अपन के पास क्या बन जाएगा टी इंटू 2l इंटू क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। और यहां से आपको टेंशन निकालना है, वही टेंशन जो आपको टेंशन है। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन में 2l इंटू क्या बन जाएगा साइन थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे सरफेस टेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो निडल का ये निकल गया, काम खत्म। ठीक है ना, ये पहला केस है। सबको समझ में आ गया ये? अब दूसरा देखो समझना ना, दूसरा कॉन्सेप्ट इसका। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड में, अब ये फ्लोट कर रहा था तो उसके लिए मैंने टेंशन का रिलेशन क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या किया कि पहले निडल को पानी में रखा ऐसे, और अब ये पानी के ऊपर तैर रहा है। देखो जरा, ये पानी के ऊपर रखा और ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अब मैं ऐसे पकड़ा और इसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो पुलिंग फोर्स, तो मिनिमम कितना पुलिंग फोर्स चाहिए या मैक्सिमम कितना पुलिंग फोर्स चाहिए जिससे कि हम इजीली यहां से उठा सकें? मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम कितना फोर्स चाहिए जिससे कि हम इसको आराम से यहां से उठा सकें। क्लियर है? तो जब हम उठाएंगे और पानी पे चिपका है तो पानी का सरफेस टेंशन के कारण नीचे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि नीडल और वाटर के बीच में एडेसिव फोर्स नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये देखो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? वो नीचे खींचेंगे और हमारा नीडल हम ऊपर खींच रहे हैं, तो दोनों के बीच में खींचा खींची हो रही है, तो हमें हमारा फोर्स तो ज्यादा चाहिए ना, वही अपन देखेंगे। सो ये खत्म। और अब हम लोग यहां पे जो है पुलिंग फोर्स के बारे में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पुलिंग फोर्स, ठीक है ना, इसके केस में, और बाकी चीजें कैंसल। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो कुछ इधर। ओम ओम जादू बन जाएगा। ओ चलो अब देख लेते हैं फिर से ना, क्योंकि ऐसे करके सारे केस को डिस्कस कर जाऊंगा। ठीक है ना, ये जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कराने के बाद इसको करवा के फिर इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे, क्योंकि ये जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। सो अब हम लोग पुलिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, फिर से समझना जरा। मैंने इसको वाटर में रखा। अब यहां पे हमारे पास ये वाटर का लेवल कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये हमारे पास है, ये ठीक है ना, ये पानी में मैंने रख दिया नीडल को। अब नीडल का फिर मैंने वही सेक्शन आपको दिखाया, कौन सा सेक्शन? ये वाला, कि हमने क्या किया, हमने किया यहां पे, अरे भाई इसका कुछ थिकनेस तो होगा, मैंने थिकनेस को ड्रॉप कर देता हूं फिर से। ये देखो यहां पे ये और यहां पे होगा ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब ये क्रॉस सेक्शन और ये बहुत स्मॉल लेंथ के लिए, फिर मैंने इसको जूम करके ऐसा कर दिया। तेरी के आजकल मैं बहुत गोला गोला बना रहा हूं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब अपन को क्या करना, अपन को करना है, पहले तो प्रोफाइल कैसी थी जब ये फ्लोट कर रहा था इक्विलिब्रियम में जब ये फ्लोट कर रहा था तो प्रोफाइल ऐसे 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 थी, ठीक नहीं थी? यही थी ना। लेकिन अब ये फ्लोट थोड़ी करा, अब तो हम ऑलरेडी यहां से खींच रहे हैं फोर्स एफ लगा के ऊपर की तरफ। अब एफ लगा के खींचूंगा तो ये कैसा बन जाएगा जरा देखना, जोर लगा के हैसा वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या बनेगा देखो जरा, ये बेचारा यहां से ऐसे और ये बेचारा यहां से ऐसे, ये ऐसे, इधर से ऐसे, ये बन जाएगा। पानी के ऊपर चिपका के जब खींचेंगे तो पानी इस सरफेस के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसके कारण जो है कि वाटर लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा कि नहीं उठेगा, चिपक के उठेगा कि नहीं उठेगा। अब देखो सरफेस टेंशन ये क्या, देखो ये सपोज कर लो ना कि ऐसे था बेचारा, और जब मैंने इसको खींचना शुरू किया तो इसका जो सरफेस है स्ट्रेच होके एकदम इसका एरिया फैलना शुरू हो गया। सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की।
तो ये कहेगा मैं फैलूंगा नहीं, मैं मिनिमम हूंगा, तो नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, मिनिमम होने के लिए नीचे खींचेगा कि नहीं। तो लो भैया नीचे लग गया एक फोर्स डिची हुई इधर, और दूसरा वाला इधर से लग गया डिची हुई इधर, लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, ये बेचारा एफ, ये बेचारा एफ, ये फोर्स किसके कारण है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये बेचारा फोर्स कौन सा है, अप्लाइड, कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। अब देखो जरा, अब ऐसा थोड़ी है कि नीडल के पास कुछ मास नहीं है, वेट तो होगा ना उसका, और वो वेट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। हम कहां खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ, वेट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, टेंशन कहां है, नीचे की तरफ, इस किनारे भी उस किनारे भी। अब ये तीनों भाई बहन मिलके इस अकेले पापा को रोकेंगे। अब क्या हो जाएगा देखो, एफ अप्लाइड इक्वल टू टी एफ प्लस एफ, कितना हो जाएगा 2f प्लस का कितना हो जाएगा W, ये W है, समझ में आ रहा क्या। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो केवल एक सेक्शन है, यहां पे केवल एक सेक्शन छोटा सा डीएल के लिए, डीएल के लिए, डीएल के लिए, फिर डीएल 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 डीएल, तो पूरा फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो पूरा फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा फोर्स इक्वल टू हो जाएगा टी डी एल का इंटीग्रेशन, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा टी एल एफ इक्वल टू, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फोर्स उठा के मैं यहां पे पुट कर देना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2TL प्लस का क्या बन जाएगा W, और ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। और ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन व्हेन द निडल पुल्ड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, जब हम अब इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ तब जाके ये फोर्स हमारे पास बने। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या ये, ठीक है ना। अब जरा एक बात और ध्यान देना दूसरा केस हम ले लेते हैं किसका, रिंग का। अब रिंग के केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये मैंने एक इस तरीके से रिंग लिया, ठीक है ना, और देखो जरा ये रिंग की कुछ ये एक हॉलो टाइप में है, कुछ कुल मिला के कुछ ऐसा है ये, ठीक है ना। ये बेचारा मटेरियल से फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, और ये बेचारा इसका सेक्शन, इसका इनर रेडियस R1, इसका आउटर रेडियस क्या बन जाएगा R2, और इसको मैंने पानी में डुबो रखा था, और पानी से ऊपर खींच रहा हूं फोर्स लगा के, कहां से, फोर्स लगा के, देखो फोर्स लगा रहा हूं, दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा, रिजल्ट बन गया अप्लाइड, खींच रहा हूं। और अब समझना जरा, तो जब इसको फिर से खींचूंगा तो ऐसा ही प्रोफाइल तो बनेगा, इधर ऐसा ही प्रोफाइल, तो नीचे की तरफ खींचेगा ना, इसको नीचे की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। अच्छा, ये इधर की तरफ, ये वाला सेक्शन पे भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ये बीच में कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पे ये सब कोई मटेरियल नहीं है, तो यहाँ तो कोई वाटर का फोर्स ही नहीं लगना, टेंशन तो लगना नहीं, तो हमारे पास किस पे लगेगा टेंशन, इस वाले पूरे सरकमफ्रेंस पे। अब जरा ध्यान से देख लेते हैं, इसका कुछ वेट बनेगा क्या, वेट के कारण नीचे W, यही हो गया क्या, सरफेस टेंशन का फिर से डायरेक्शन देखो जरा, सरफेस टेंशन किधर की तरफ लग रहा है, देखो डिची नीचे की तरफ, इसको खींचेगा, फिर वही वाली कहानी हो गई कि इसका एरिया बढ़ रहा है तो ये अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, तो सरफेस टेंशन लगाएगा नीचे की तरफ, तो फोर्स आपके पास हो गया फोर्स। अब यहां पे भी लग गया आपके पास फोर्स। अब जरा ध्यान से समझना, अच्छा मैं यहां पे दो चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि जब सरफेस टेंशन आउटर सरफेस पे लगेगा, इसके सरफेस पे इधर की तरफ, तो यहां पे आपके पास जो फोर्स बनेगा F, ठीक है ना, बाहर वाले का, और एक जो है फोर्स बनेगा सरफेस टेंशन के कारण इनर वाले सरफेस पे, ये बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास F, ये बन जाएगा दो, ठीक है ना। सो मैं क्या कर लेता हूं, बाहर वाले को लिख लेता हूं F1, अंदर वाले को लिख लेता हूं F2, और फिर इसकी बहन ये हो गई W, और ये तीनों मिलके बाप के बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। क्लियर हो गया, देख लो जरा, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस W है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आगे जरा फिर से देखना, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोला अरे ये F1 और F2, तो F क्या था जरा ध्यान देना, इंटीग्रेशन इनटू 2dl था कि नहीं था, हाँ या नहीं था ना। तो अब जरा देखना जरा ध्यान से,
F1 इक्वल टू हो जाएगा T इंटू DL1 इंटीग्रेशन। और DL1 के केस में इसका रेडियस, अब जरा देखना ना, ये छोटा सा थिकनेस लेके बात कर रहा हूं ना यहां पे, जैसा कि इसके लिए बताया था कि मैंने छोटा सा DL लेके काम कर रहा था, तो इसके लिए भी छोटा सा DL लेके काम करूंगा। DL 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 का मतलब ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, यहाँ ड्राइवरी लाइसेंस नहीं, यहाँ पे DL का मतलब स्मॉल लेंथ है। तो ये DL मिलकर पूरा सरकमफ्रेंस बनाएगा, तो यहाँ पे T इंटीग्रेशन DL1 की वैल्यू बन जाएगी। DL1 की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2 पाई, और इसका ये आपके पास क्या है, ये 2 है ना, तो 2 पाई R2। अच्छा, तो इसको 2 लिख देता हूं ना, और यहां पे आपके पास इसको 2 लिख देता हूं, और इसको मैं F1 लिख देता हूं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो ये F2 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। F2 की वैल्यू ये हो जाएगी इंटीग्रेशन T DL2। T आपके पास सरफेस टेंशन हो गया, DL1 एक्चुअली L2 DL2, और ये हो जाएगा 2 पाई R। बाबा इसी पे तो काम कर रहा, इसी पे तो काम कर रहा, इसी पे तो काम कर रहा, पूरे घेरे पे तो काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, F2 की वैल्यू। अब F1 की वैल्यू देख लो जरा। सो F1 की वैल्यू हो जाएगी T इंटीग्रेशन DL1, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर वही बात हो गई T और 2 पाई R1, ये बन गया। तो यहां से F1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। F2 की वैल्यू क्या हो गया, F2 की वैल्यू बन गया, F2 की वैल्यू बन गया कितना, बन गया 2 पाई R2। यहां से आपके पास F2 वैल्यू, F2 F1 दोनों मिला के इसके अंदर रख देंगे, तो F अप्लाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 पाई R1 प्लस T2 पाई R2 प्लस का W। यहां से T2 पाई का अपन कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई T कॉमन कर लिया, तो R1 प्लस का R2 प्लस का क्या बन जाएगा, W। और यही तो अप्लाइड फोर्स है जिससे हम इसको खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यही वो अप्लाइड फोर्स है जिसको हम इससे खींच रहे हैं। समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। अगर नहीं कॉपी किया हो तो छाप लो, अगर कहीं एरर वेरर है कुछ तो, ठीक है ना। अपना जो नोट्स बना है ना उसको एक बार देखते चलो, और जहां पे अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो कटपिट कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे चलते हैं। टाइम हो गया क्या, 2-3 मिनट से 15 चलो ठीक है। अब हम लोग ये तो देख लिया, हॉलो डिस्क का केस तो देख लिया। यहां पे देखो जरा, यहां पे ये हमारे पास था जिसको अपन बोलते हैं हॉलो डिस्क का केस। अब अगला केस हम लोग देख लेते हैं थीन रिंग के केस में, ठीक है ना। थीन रिंग का ये सब मैंने तो करवा दिया ना, बस यहां पे समझा रहा हूं ताकि दिमाग की पट्टी खुल जाए एकदम, और फिर दोबारा प्रॉब्लम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलो अगला हो गया आपका थीन रिंग। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थीन रिंग, ठीक है ना। हमारे पास बन जाएगा थीन रिंग। इसके लिए क्या हमें कैलकुलेट करना, थीन रिंग के लिए अप्लाइड फोर्स, पुलिंग फोर्स, कितना फोर्स से पुल कर रहे हैं ना। अभी हम लोगों ने जो हॉलो डिस्क के लिए डेरिवेशन किया था, वो अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या बना था, जरा कोई बताएगा। 2 पाई टी, और ये क्या बन गया, R1 प्लस ऑफ R2, और प्लस में कुछ और था क्या, हाँ इसकी माता श्री W, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो जरा समझना, मैंने क्या किया, रिंग है तो देखो ये रिंग है बेचारा। अच्छा रिंग क्या होता है, एकदम मोटा सा होता है कि बिल्कुल पतला थीन सा होता है, और ऑब्वियसली यहां नाम भी बेचारा थिन दे रखा है, तो थिन का मतलब एकदम बिल्कुल पतला सा। तो इसका जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस है वो ऑलमोस्ट बराबर होंगे। क्या होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। इनर और आउटर रेडियस क्या होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। उनमें ज्यादा, उसकी थिकनेस तो होती नहीं है ज्यादा, तो थिकनेस कम होने से इनर और आउटर रेडियस आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले के अंदर ये खींचे जाने वाला फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स F है, नीचे की तरफ जो है कि ये नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से जो है कि वो लगेगा, टेंशन के कारण फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और इसका R1 और ये इसका R2, ऑलमोस्ट R1 R2 की वैल्यू आपस में इक्वल है, जो कि किसके बराबर ले लेता हूं,
आर के बराबर। सो इसकी जगह पे आर, इसकी जगह पे आर प्लस का डब्ल्यू 2 पाई टी, तो यहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 पाई टी प्लस का क्या बन जाएगा ना रे 4 पाई टी इंटू 4 पाई आर क्या बन जाएगा 4 पाई आर प्लस का डब्ल्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला। डन हो गया ये तो, ठीक है ना। अगला हमारे पास कौन सा केस था जरा देखना एक बार, अगला केस कौन सा है? एग्जैक्टली सर्कुलर प्लेट, ठीक है, और डिस्क। चलो इसको देख लेते हैं, इसको किसी को छापना तो नहीं ना, मैंने मिटा दिया वैसे भी, ठीक है ना। अब हमारे पास है सर्कुलर प्लेट और डिस्क। जरा ये देखना, तो मैंने क्या किया, एक सर्कुलर प्लेट और डिस्क लिया, ये खाने वाली प्लेट है, खाने वाली प्लेट है, मैंने उसको उठा के पानी के अंदर ऐसे डिप कर दिया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, उठा के पानी के अंदर डिप, ठीक है ना। और अब मैं उसको खींच रहा हूं, पानी से चिपक जाएगा तो पानी अपने अंदर खींचेगा ना, उसका एरिया एक्सटेंड हो गया, तो एरिया एक्सटेंड होगा तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। ये पूरा देखना जरा, ये पूरा का पूरा डिस्क है, ये बीच में हॉलो नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इसके बीच में कोई स्पेस मटेरियल है, ठीक है ना। ये इसके अंदर कोई मटेरियल है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, ये पूरा दनादन एकदम भरा हुआ सॉलिड है, ठीक है ना। इसको पानी में मैंने रखा जैसे, और वाटर में लिक्विड के अंदर डिप करने के बाद, मतलब इसके सरफेस पे रखने के बाद, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। तो जैसे ऊपर की तरफ खींचूंगा, ये देखो ऊपर की तरफ खींचा, यहां पे लग गया आपके पास अप्लाइड फोर्स, लगा कि नहीं लगा? और जैसे खींचूंगा तो इसके 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 हर एक सरकमफ्रेंस पे, इसके लेंथ पे क्या लगेगा आपके पास? सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? जैसे मैं इसको खींचूंगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, लेकिन पानी की जो वाटर का प्रॉपर्टी है क्या होता है? एरिया को मिनिमाइज करना। तो ये मिनिमाइज करेगा तो एक फोर्स लग गया नीचे यहां पे, और इधर की तरफ भी फोर्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? लेकिन ये तो ऐसा नहीं है कि इधर इधर दो अलग अलग ले लिया, क्यों? एक ही सरफेस तो है, केवल एक ही है ना, केवल आउटर ही तो है। आउटर है कि नहीं है? केवल आउटर है, तो ये दो लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिर एक ही टेंशन लगेगा टी, सरफेस टेंशन, या इसको एक ही फोर्स लगेगा एफ। समझ में आ रहा है मेरी बातें? और इसी अच्छा, इसका कुछ वेट भी है, तो वेट के कारण फोर्स किधर की तरफ लग जाएगा? डब्ल्यू नीचे की तरफ। अब यहां पे हम लोग अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को लिख देते हैं। क्या बन जाएगा अप्लाइड फोर्स? जरा कोई बताएगा क्या क्या बनेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। ये फोर्स है एफ, प्लस में क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी इंटीग्रेशन डीएल, प्लस का क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। टी इंटीग्रेशन डीएल करूंगा तो इसका पूरा का पूरा लेंथ निकलेगा क्या? इसका पूरा लेंथ निकलेगा क्या? कितना लेंथ बन जाएगा इसका? 2 पाई आर। और इसका रेडियस आप यहां से मान लो कैपिटल आर या स्मॉल आर, जो आपको इच्छा करे, जो ज्यादा अच्छा लगता है वो नोट कर लो। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और प्लस का क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। सो अल्टीमेटली हमारे पास ये क्या बन गया? अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? यही फोर्स है ना जिससे अपन खींच सकते हैं। और ये टी क्या है? सरफेस टेंशन। 2 पाई आर क्या है? वो लेंथ जिसपे वो टेंशन लग रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात है ना? ये हो गया आपका किसका लिए? कौन सा टॉपिक था ये? सर्कुलर प्लेट का। लास्ट वाला देख लेते हैं, स्क्वायर फ्रेम का। स्क्वायर फ्रेम में मैंने क्या किया? स्क्वायर फ्रेम में एक स्क्वायर फ्रेम ऐसे लिया मैंने, यहां पे एक स्क्वायर फ्रेम। आजकल स्क्वायर बनाने में भी दिक्कत हो रही है। ये देखो जरा, ये अब थोड़ा सही बना क्या? स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया क्या? ठीक है, ये देख लेते हैं। तुम लोग वैसे भी इमेजिनेशन अच्छा करते हो तो समझ लेना कि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। ये है और ये फ्रेम है। फ्रेम है तो मतलब इसकी एक लेयर और होगी। अच्छा अच्छा, कुछ तो थिकनेस होगा, इसका थिकनेस होगा, तो वो दूसरी लेयर को मैं दिखा रहा हूं ऐसे करके, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से, काठमांडू से लेके कर्नाटका तक, ठीक है ना। ये हमने ये पूरा दिखा दिया। ये हमारे पास हो गया। ये हो गया, ठीक है ना। मैंने इसको कहां डिप कर दिया? वाटर के अंदर। ये तरीके ले जाके रख दिया। अब वाटर के अंदर रखूंगा कि वाटर के सरफेस पे? हाँ, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस टेंशन कौन सी फिनोमिना है? सरफेस की बल्क,
सरफेस फिनोमेना। ये ध्यान रखना, कभी अगर मैं बोल दूं ना कि वाटर में ले जाकर रख दूं तो तुम्हें पूछना चाहिए सर वाटर में रखोगे तो सरफेस टेंशन कहां लग रही है। समझ में आ रहा मेरी बात है ना? तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना? हम भी नादान है, हमसे भी गलती हो जाती है। तो क्या हो गया, इसको वाटर के सरफेस पे ले जाके रख दिया। अब रखने के बाद फिर मैं उसको खींचना शुरू कर रहा हूं। अप्लाइड फोर्स ही तो निकालना है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि वो उड़ जाए, वही है ना? तो हमने क्या करना है कि यहां से ये देखो जरा इधर, ये देखो इधर जरा, और ये हो गया आपके पास एफ अप्लाइड फोर्स। लग गया कि नहीं एफ अप्लाइड फोर्स? अब जब ये एफ अप्लाइड फोर्स लगेगा तो इसके इस सेक्शन पे इधर पे ऐसे, ठीक है ना, ये इधर ऐसे, इधर ऐसे ऐसे, और इसके इनर पे भी ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। जब मैं इसको खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, तो वाटर का लेवल जो सरफेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन सरफेस टेंशन की टेंडेंसी वही सिकुड़ना, तो ये अपने एरिया को खींचेगा, तो सरफेस टेंशन कहां लग जाएगा, फोर्स उसका नीचे की तरफ एफ। लेकिन यहां पे एक और सरफेस है, ये है ना, तो इस पे भी तो फोर्स लगेगा एफ, इसके बाहर वाले पे भी और अंदर वाले पे भी, और इसका कुछ वेट भी तो है, तो इसका वेट अगर है तो वेट के कारण जो है डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा जरा बताओ तो? एफ ए इक्वल टू क्या क्या बन जाएगा, एफ प्लस का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। अगर देखो एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, 2f, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2f प्लस का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। एफ अप्लाइड बना कि नहीं बना? अभी मैंने आपको शुरू में ही बता रखा था कि अप्लाइड फोर्स होता है टी डीएल का इंटीग्रेशन। मैंने क्यों डीएल डीएल बार बार ले रहा हूं, क्योंकि टेंशन हम किसी एक स्मॉल सेक्शन पे ही तो कंसीडर कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो डीएल कर दूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन डीएल। अब जरा समझ लो इधर पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डीएल की वैल्यू क्या होगी इसकी, अगर मैंने ये फ्रेम है, इसका लेंथ मैंने मान लिया L, तो क्या बन जाएगा इसका L, तो ये कितना 1 2 3 4, कितना बन गया 4L, तो ये हो जाएगा यहां पे T इंटू 4L, और ये F की वैल्यू आ गई। इस F की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दूं क्या मैं, तो रिप्लेस कर देंगे तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयर इज 8TL, और ये क्या बन जाएगा प्लस का W, तो अल्टीमेटली T8L प्लस का क्या बन जाएगा, W। ये हो जाएगा हमारे पास अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा क्या? सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आया क्या? मैंने यहां पे 2 क्यों लिया, समझ में आ गया क्या? एक तो देखो ये कुछ इतना सा मोटा सा, इतना मोटा सा, ठीक है ना, तो इसके इस तरफ वाटर के कारण फोर्स, और इस सरफेस के तरफ वाटर का फोर्स, ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन का फोर्स, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिलकर कितना हो गए 2F, और दोनों किधर लग रहे हैं, नीचे की तरफ, तो F और F मिलके 2F किधर की तरफ लग रहे हैं, नीचे की तरफ, तो मैंने 2F कर दिया, और नीचे की तरफ एक और वेट काम कर रहा, तो वेट लगा दिया, और ये दोनों मिलके अपने पापा के बराबर होंगे अप्लाइड फोर्स के, इधर लगा दिया। अब मैंने F की वैल्यू निकाला, तो मैंने बोला ना कि फोर्स क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सरफेस टेंशन इनटू डीएल, यही होता है ना। तो हमारे पास ये देखो, इसका ये कर दिया, यहाँ पे टी को बाहर ले लिया, डीएल, डीएल क्या है, इसका लेंथ ही तो बनेगा, ये, तो अगर मैं एल मान लिया तो एल 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 एल, तो कितना हो गया 4L, तो T इंटू 4L। अब T इंटू 4L की वैल्यू 2F में पुट कर दूं तो 4 2 जा 8। किसी ने ये नहीं बोलना ना कि 4 2 जा 12, ऐसा नहीं ना, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, तो 8TL प्लस का W, ये आपके पास आ गया फ्रेम का। समझ में आ गया क्या सबको, ठीक है ना? अगला हमारे पास लास्ट कौन सा था, लास्ट हमारे पास है स्क्वायर प्लेट का, ठीक है ना? इसको छापना है क्या किसी को, हो गया ना? चलो स्क्वायर प्लेट का मैं यही समझा देता हूं, यहीं पे, यहां पे स्क्वायर प्लेट देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेट का मतलब यह, मैंने एक स्क्वायर प्लेट ऐसा ले लिया, इसको भी मैं कुछ ऐसे ही दिखाऊंगा। ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लेट है। अच्छा, प्लेट और फ्रेम में क्या अंतर है? हाँ, क्या प्लेट हॉलो होता है? हाँ, फ्रेम क्या होता है, हॉलो। इसके बीच में कोई माल मटेरियल नहीं है, और यहां पे बेचारा ये पूरा नकानक भरा हुआ है, तो ये इसको मैंने ऐसे नकानक दिखा दिया, ठीक है ना, ये दिखा दिया, डन। अब इसका कोई इनर वाला सरफेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या,
नहीं है ना, नहीं है तो यहाँ पे जो 2 लग रहा था वहां पे 2 नहीं लगेगा। बोलो मैं सही हूं, सही हूं कि नहीं हूं? नहीं सही हूं कि नहीं हूं? सही हूं ना? हाँ यही सुनना था। देखो अंदर वाला अंदर हॉलो था तो एक फोर्स अंदर लग रहा था, एक फोर्स बाहर लग रहा था, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण, तो इसलिए यहाँ पे 2F हो गया। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, पानी का कोई कांटेक्ट ही नहीं, वाटर का कोई कांटेक्ट नहीं अंदर के, केवल बाहर वाले सरफेस पे और इसके फ्लैट सरफेस पे कांटेक्ट है। तो फोर्स किधर की तरफ बन जाएगा जरा देखना, ये बेचारा किधर खींचेगा जरा देखो, ये कुछ ऐसे 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 खींचेगा। परफेक्ट ना? मैंने इधर से ये फोर्स लगा दिया, इधर से ये फोर्स लगा दिया, लगा के मैं एफ अप्लाइड फोर्स खींच रहा हूं। तो क्या लगेगा? एक तो टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और दूसरा इसका क्या लग जाएगा? वेट। ठीक है ना दोनों? तो अब हमारे पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे फोर्स प्लस का क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। फिर मैं यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, टी इंटीग्रेशन डीएल प्लस का क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या बन जाएगी? एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस कितना हो गया? 4L। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4L इंटू टी प्लस का डब्ल्यू, और ये हो जाएगा एफ अप्लाइड। बोलो इन सब सारे केस में किसी में दिक्कत हुई तो बताओ। ये केस अब अगर एग्जाम में आएगा तो क्या सॉल्व कर लोगे नीट वालों और जेई वालों? अगर इस तरह का प्रॉब्लम उठा दिया मेंस में तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? हो जाना चाहिए ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ, बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो प्रैक्टिस है वो अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? करो, चलो न्यूमेरिकल बाद में करेंगे अब। ठीक है ना? और अगला लो है जो हमारा क्लास लगेगा उसमें हम लोग क्या देख लेंगे? सरफेस एनर्जी को देखेंगे। ठीक है ना? आज का क्लास बस इतना ही फिनिश करते हैं। चलो ठीक है।